हेलो एवरीवन। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू ताइवानीज बीएल ड्रामे सी और लव को। एपिसोड की शुरुआत में ड्रामे का फर्स्ट मेन लीड यांग कार में अपने असिस्टेंट जॉनथन के साथ कंपनी जा रहा था। वो जॉनथन से बोलता है कि अगर तुम्हें अपने लिए कुछ चाहिए तो ले आओ। जॉनथन बोलता है कि आपको क्या चाहिए। यांग स्माइल करके उससे बोलता है कि तुम गैस करो और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हमें ड्रामे का सेकंड मेन लीड शाओ दिखाया जाता है जो इंटरव्यू दे रहा था। इंटरव्यूअर शाओ से बोलता है कि आपके कंडीशन वाले लोगों के लिए जॉब ढूंढना काफी मुश्किल है। बेसिकली शाओ डेफ है, यानी कि वो सुन नहीं सकता। इंटरव्यूअर जो भी बोल रहा था शाओ के फोन पर लिखा हुआ आ रहा था। इंटरव्यूअर बोलता है कि इस जॉब में आपको औरों की देखभाल करनी होगी, ये काफी मुश्किल काम होगा। शाओ बार बार फोन चेक कर रहा था तो इंटरव्यूअर काफी डिसअपॉइंट हो जाता है। तो वो शाओ से बोलता है कि केयर वर्कर की जॉब करना तुम्हारे लिए काफी मुश्किल है। हमारे सारे क्लाइंट्स बूढ़े लोग हैं, हमें अटेंटिव रहना पड़ता है और हर तरह से उनकी देखभाल करनी पड़ती है। क्या तुम क्लाइंट से बात कर सकते हो? तो शाओ कॉपी में कुछ लिखने लगता है और इधर इंटरव्यूअर तो बस शाओ को सुनाया जा रहा था कि क्या तुम कॉल पर बात कर सकते हो? अगर तुम उनसे बात नहीं कर सकते तो तुम्हें जॉब पर रखना बेकार है। फिर वो अपने लिप्स को टच करके शाओ से बोलता है कि किसी के केयर टेकर बनने के लिए सबसे पहले तुम्हें बोलना आना चाहिए। इधर जॉनथन नोटिस करता है कि उनकी कार को एक वैन फॉलो कर रही है तो वो कार को और तेज चलाने लगता है। यांग तो अपने में ही मस्त था, उसे कुछ पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है। कुछ देर बाद यांग उस वैन को नोटिस करता भी है, लेकिन वो जॉनथन से पूछता है कि क्या ये हमारा वेलकम करने आई है। जॉनथन अचानक से कार रोककर यांग से बोलता है कि कार से उतरो। यांग कार से निकलकर भागता है तो उस वैन से बहुत सारे गुंडे हाथ में बेसबॉल बैट लेकर यांग के पीछे भागते हैं। जॉनथन भी कार छोड़कर वहां से भागने लगता है। दूसरी तरफ इंटरव्यूअर अपने पास खड़ी लड़की से बोलता है कि औरों की देखभाल कैसे कर सकता है। शाओ को उसकी बात सुनकर गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो लिप्स भी रीड कर सकता है। वो जल्दी से कॉपी में कुछ लिखकर पेपर फाड़कर इंटरव्यूअर को पकड़ा देता है, जहां उसने पेपर पर लिखा था कि मैं सुन नहीं सकता पर मैं देख सकता हूँ, और ये बोलकर वो गुस्से में अपना सामान लेकर वहां से चला जाता है। इधर यांग जॉनथन के साथ भागते भागते उससे बोलता है कि ये वेलकम कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं है। जॉनथन यांग से बोलता है कि अपना मुंह बंद करो और तेज भागो। तभी उनके सामने दो रास्ते आते हैं तो वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। गुंडे उनके पीछे आते हैं तो एक गुंडा दूसरे से पूछता है कि अब हमें किसका पीछा करना चाहिए। वो बोलता है कि हम दो टीम में बढ़ जाते हैं और दोनों का पीछा करते हैं। शाओ काफी सैड होकर वापस आ रहा था और यांग उन गुंडों से बचकर भाग रहा था। गुंडे तो यांग का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन गुंडों से बचने के चक्कर में यांग शाओ से टकरा जाता है। शाओ तो उसे ही गुंडा समझकर उसका हाथ मोड़ देता है। यांग उठकर शाओ को उन गुंडों की तरफ कर देता है तो शाओ एक एक करके उन गुंडों को मारना शुरू करता है। उसे देखकर यांग में भी हिम्मत आती है तो वो भी उन सब की धुलाई करना शुरू करता है। और यहाँ हमें एक मस्त फाइट दिखाई जाती है। उन गुंडों को मारते मारते तो यांग का पैर मुड़ जाता है। वो वहीं पर बैठ जाता है, लेकिन शाओ उसके हाथ को पकड़कर वहाँ से भागता है। इतनी मार खाने के बाद भी वो गुंडे उन दोनों का पीछा नहीं छोड़ते। वो दोनों भागते भागते एक पार्क में आ जाते हैं। शाओ जल्दी से अपना बैग एक जगह पर छुपा देता है। यांग तो बड़े ही टशन में बोलता है कि डरपोक लोग छुपते हैं, अगर हम असली मर्द हैं तो हमें उनका मुकाबला करना चाहिए। शाओ तो उसकी बात सुन नहीं पाता तो वो अपने साथ यांग को भी उस जगह पर छुपा लेता है। वो गुंडे वहाँ पर उन्हें ढूंढते हुए आते हैं पर वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। यांग तो बस बोले ही जा रहा था कि हेलो, क्या तुम मुझे नहीं सुन पा रहे? मैं कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन शाओ उसके मुंह पर हाथ रख देता है। गुंडों के वहाँ से जाने के बाद वो दोनों बाहर आते हैं। यांग अपने कपड़े ठीक करने लगता है तो शाओ उस पर हंसता है। यांग बोलता है कि तुम मुझ पर हंस क्यों रहे हो? शाओ अपने हाथ की तरफ देखने लगता है तो यांग बोलता है क्या हुआ अगर तुम्हारे हाथ बड़े हैं? शाओ यांग को अपना हाथ दिखाता है तो शाओ के हाथ पर कलर लगा हुआ था। तब जाकर यांग को पता चलता है कि उसके फेस पर कलर लग चुका है। यांग अपने फेस को छुपाकर वहाँ से भागता है और शाओ भी घर की तरफ आने लगता है। कुछ देर बाद यांग लड़खड़ाते हुए अपने आप से बोल रहा था कि वो तो बोल रहे थे कि यहाँ के लोग काफी अच्छे हैं, लेकिन ये तो ऐसे हैं कि मैं जैसे ही एयरपोर्ट से यहाँ आया लोगों ने मुझे ढूंढना शुरू कर दिया। तब तक जॉनथन भी कार लेकर वहाँ आ जाता है तो यांग उससे बोलता है कि तुम्हें इतनी देर लग गई मुझे ढूंढने में, क्या तुम श्योर हो कि तुम एक अच्छे असिस्टेंट हो?
वो कार में बैठता उससे पहले ही उसके पैर में दर्द होने लगता है तो वो सड़क पर ही बैठ जाता है। जॉनथन कार से उतरकर यांग से बोलता है कि अभी तक तो तुम बिल्कुल अच्छे थे, क्या तुम्हें अब याद आया कि तुम्हें चोट भी लगी है? जॉनथन तो डायरेक्टली यांग को गोद में उठा लेता है और सच में ये बहुत फनी मोमेंट था। यांग बोलता है मुझे नीचे उतारो तो जॉनथन यांग को नीचे छोड़ देता है और बेचारा यांग सीधे सड़क पर गिरता है। यांग गुस्से में बोलता है कि तुमने मुझे सच में छोड़ दिया तो जॉनथन भी एटीट्यूड में कहता है कि तुम ही तो चाहते थे, मैं तो बस तुम्हारा दिया ऑर्डर फॉलो कर रहा था। यांग तो बस उसे गुस्से में देखे ही जा रहा था और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में शाओ जब घर आता है तो हर तरफ बस खून से सने पर्दे टंगे हुए थे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तभी अचानक से एक लेडी उसके सामने आती है। वो तो उस लेडी को देखकर नीचे गिर जाता है। वो लेडी बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह बिहेव कर रही थी। वो शाओ से बोलती है अच्छा तो तुम वापस आ गए। शाओ की तो सांसें फूलने लगती हैं, लेकिन तभी वो लेडी सोफा से नीचे गिरने वाली थी तो अचानक से वहाँ छुपा हुआ एक आदमी उस लेडी से बोलता है हनी क्या तुम ठीक हो? वो उस लेडी को बचाने के लिए वहाँ आता है तो शाओ भी उसके हेल्प करता है। उसके बाद शाओ और वो आदमी उस लेडी पर हंसने लगते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में वो सब घर की सफाई कर रहे थे और वो लेडी और आदमी शाओ के मॉम डैड हैं। शाओ के डैड उसकी मॉम से बोलते हैं कि अपने मेकअप को उतार कर सफाई करो, कितनी डरावनी लग रही हो। तो उसकी मॉम उसके फादर को टीज करते हुए बोलती है कि अच्छा हुआ हमारा बेटा मेरी तरह दिखता है। फिर वो साइन लैंग्वेज में शाओ से बोलती है कि तुम बहुत हैंडसम हो। तो शाओ भी बोल देता है कि मैं अपने डैड की तरह हैंडसम हूँ, मैं आपकी तरह बहुत सुंदर नहीं हूँ। तो उसकी मॉम उसके डैड से बोलती है तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए, वो कितना स्वीट है और आज रात हम डिनर में स्टीम्ड एग्स बनाएंगे। तो उसके फादर बोलते हैं क्या आज शाओ फिर से इंटरव्यू में फेल हो गया? सफाई करने के बाद शाओ सैड होकर अपने रूम में आकर बेड पर लेट जाता है। तभी उसे सॉन्ग का मैसेज आता है जो उससे पूछती है कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? तो शाओ लिख देता है कि मुझे नहीं पता, अभी रिजल्ट आना बाकी है। सॉन्ग शाओ से पूछती है कि क्या तुम मेरी मदद कर दोगे, मुझे वैसे भी लोगों की नीड है। तो शाओ लिखता है कि कोई बात नहीं, मैं अपने लिए खुद जॉब ढूंढ लूंगा। तो सॉन्ग लिखती है कि ठीक है अब मुझे काम पर जाना है और रात को बात करते हैं। दूसरी तरफ जॉनथन यांग से बोलता है कि ज्यादा ड्रामे मत करो, नहीं तो मैं चेयरमैन को ये सब कैसे एक्सप्लेन कर पाऊंगा। यांग बोलता है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तब तक एक आदमी कॉफी लेकर आता है और जॉनथन के सामने रखकर बोलता है कि लीजिए मिस्टर यांग आपकी कॉफी। सॉन्ग वहाँ आ जाती है तो वो उस आदमी से बोलती है कि मिस्टर यांग वो नहीं है, जो व्हील चेयर पर बैठे हैं वो मिस्टर यांग है। यांग सॉन्ग से बोलता है कि कोई बात नहीं, ये तो हमेशा ही होता है। सॉन्ग यांग से बोलती है कि मैं होंगचैंग कंस्ट्रक्शन से हूँ और मैं इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज हूँ, आप जो भी इशू फेस कर रहे हैं मैं उन्हें हैंडल करूंगी। यांग सॉन्ग से फ्लर्ट करने लगता है, मैंने सोचा नहीं था कि इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज इतनी ब्यूटीफुल होगी। लेकिन सॉन्ग उसकी बात को इग्नोर करके जॉनथन से बोलती है मैंने किसी को भेज दिया है तुम्हारे लिए सेफ हाउस ढूंढने के लिए और इस बारे में ड्राइवर और मेरे अलावा कोई नहीं जानता। आशा करती हूँ कि आप भी इस बात को किसी को नहीं बताओगे अपनी सेफ्टी के लिए। जॉनथन बोलता है कि जिन लोगों ने आज हम पर अटैक किया था वो लोकल्स थे। सॉन्ग बोलती है कि इस प्रोजेक्ट में हम आपके बस बिजनेस पार्टनर हैं। तो जॉनथन बोलता है शायद वो आपके दुश्मन थे, अगर वो आपको नहीं गिरा पाए तो उन्होंने हमें टारगेट किया। सॉन्ग बोलती है कि ऐसी बेकार एजम्पशन लगाना बंद करो, मैंने ऑलरेडी किसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेज दिया है कि तुम दोनों पर किसने अटैक किया था। जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगी। ये सब देखकर यांग सॉन्ग से बोलता है कि तुम तो बहुत कूल हो। सॉन्ग जॉनथन से बोलती है कि तुम दोनों के लिए ड्राइवर रेडी है, वो तुम्हें सेफ हाउस तक ड्रॉप कर देगा। लेकिन जॉनथन बोलता है कि हम अपनी कार से चले जाएंगे और हमारे बिजनेस पार्टनर होने के नाते आपको भी हमारे साथ चलना होगा। अगर हम साथ में कुछ टाइम बिताएं तो अच्छा होगा। और फिर वो यांग से बोलता है मैंने सही कहा ना बॉस, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। रात के समय डिनर करते वक्त शाओ की मॉम उसके लिए स्टीम्ड एग्स ले आती है तो शाओ के डैड उससे बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है। उसकी मॉम उससे बोलती है कि जॉब ढूंढना एक हस्बैंड ढूंढने जैसा होता है, इसलिए टाइम लो
लो और जल्दबाजी मत करो। शाओ के डैड उसकी मॉम को टीज करने लगते हैं कि तभी तुमने 1 महीने बाद ही मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। तो उसकी मॉम शाओ से बोलती है कि अगर तुम जल्दबाजी करोगे तो गलत फैसला ले लोगे। शाओ अपने पेरेंट्स की नोकझोंक देख रहा था तो उसकी मॉम बोलती है कि अभी तुमने ग्रेजुएशन करी है, तुम्हारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज वेट कर रही हैं। शाओ साइन लैंग्वेज में उनसे बोलता है कि मैं जानता हूँ आप दोनों को मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने जॉब ढूंढने से पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया था। तो उसकी मॉम उसके डैड से बोलती है कि तुमने हमारे बेटे को कंफर्ट करने के लिए कुछ बोला क्यों नहीं। उसके फादर बोलते हैं मैं बोलने वाला था। तो उसकी मॉम बोलती है कि मैंने 10 सेंटेंसेस बोले और तुमने 1 बोला। शाओ तो बस उन दोनों को इसी तरह लड़ते हुए देख रहा था और इस तरह से वो सब डिनर करते हैं। इधर सॉन्ग जोनाथन से बोलती है कि मैंने तुम्हें घर दिखा दिया है और फिर वो यांग से बोलती है कि अगर तुम्हारे पास और कोई सवाल नहीं है तो मैं चलती हूँ। यांग सॉन्ग से बोलता है कि तुम जोनाथन से बात करो। जोनाथन सॉन्ग से पूछता है कि यहाँ पर सबसे पास में कौन सा बार है। तो सॉन्ग बोलती है कि इसका जवाब तुम फोन में मैप से जान सकते हो और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जोनाथन यांग से बोलता है कि तुम्हारे पैर में छोटा सा फ्रैक्चर है, तुम व्हीलचेयर क्यों यूज कर रहे हो। यांग बोलता है क्योंकि ये मेरे लिए ज्यादा ठीक है। जोनाथन कहता है कि तुम थोड़ा सीरियस हो जाओ यांग। तो यांग बोलता है सीरियस तुम्हें होना चाहिए, हम ताइवान आए थे बिजनेस के लिए, वो भी सीक्रेटली। जैसे ही हम यहाँ पर आए हम पर अटैक हो गया और ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। जोनाथन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है और फिर वो सोचने लगता है कि उन लोगों को हमारे बारे में पता कैसे चला। यांग उससे बोलता है कि चलो मेरी शावर लेने में मदद करो। जोनाथन तो बस यांग को देखता ही रहता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इधर हम शाओ को मार्शल आर्ट करते हुए देखते हैं। वो तो बस इंटरव्यूअर ने जो उससे बोला था वो ही सोच रहा था। तभी उसके फादर उसके पास आकर बोलते हैं कि एक मार्शल आर्ट करने वाला इतना खोया हुआ नहीं रहता। तो शाओ सब कुछ उन्हें बता देता है और बोलता है कि मैं तो उस इंटरव्यूअर को मिडिल फिंगर दिखाने वाला था, लेकिन फिर मैंने अपने आप को रोक दिया। उसके फादर बोलते हैं कि तुम्हें तो उसे दोनों हाथों से मिडिल फिंगर दिखानी चाहिए थी और फिर वो दोनों स्माइल करने लगते हैं। अगली सुबह एक आदमी कॉल पर किसी से बोल रहा था कि काम कैसा रहा। तो दूसरी तरफ वाला आदमी बोलता है कि सॉरी वो हाथ से निकल गया, हम पता लगा रहे हैं कि वो कहाँ है। हमें उस आदमी का फेस नहीं दिखाया जाता और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। दूसरी तरफ यांग जोनाथन से बोलता है क्या तुम अपने दोनों हाथों से और 10 उंगलियों से कुछ कर सकते हो या फिर तुम इनएक्सपीरियंस्ड हो, क्योंकि उसके लिए तो तुम बहुत ओल्ड हो। जोनाथन तो कुछ और ही सोचने लगता है। वो बोलता है कि मैं असिस्टेंट हूँ, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना मेरी जॉब का हिस्सा नहीं है। यांग उसे पैसे देता है तो जोनाथन बोलता है तुमने मुझे समझ क्या रखा है और फिर वो यांग की दी हुई मनी वहीं पर रख कर वहाँ से चला जाता है। यांग कहता है कि तुम तो बहुत बेकार हो, मैं खुद ही देख लूंगा, सच में तुम उम्र के साथ गुस्सैल होते जा रहे हो। और फिर वो अपने फोन में कुछ करने लगता है। कुछ देर बाद यांग अपने आप से बोलता है कि वो इतना टाइम क्यों ले रहा है। तभी उसके घर की डोरबेल रिंग करती है तो वो खुश हो जाता है। उसके बाद हम शाओ और यांग दोनों को ही अलग अलग बाथरूम में शावर लेते हुए देखते हैं। शाओ जब शावर लेकर बाहर आता है तो यांग तो बस उसे देखता ही रह जाता है। उसके बाद वो स्माइल करके शाओ को अपने पास बुलाता है तो शाओ धीरे धीरे करके यांग की तरफ आता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।